मिथुन राशि के जातक जिनका की राशि स्वामी बुध है, तन से मन से कोमल, बाल स्वभाव, अपनी उम्र से कम दिखने वाले, मैनेजमेंट गजब, स्वभाव में बनिए और मुझसे बहुत सारी शिकायतें। लास्ट मंथ का वीडियो मैंने पोस्ट किया था, 2 दिन वो रहा आपके यूट्यूब पर, तीसरे दिन बाय मिस्टेक डिलीट हो गया। अराउंड 25 to 30,000 लोग उसको देख चुके थे। जो लोग रह गए उनको मैं रीपोस्ट नहीं कर पाई क्योंकि वो यूट्यूब के अगेंस्ट है। मैं सेम वीडियो को दोबारा रीपोस्ट नहीं कर सकती थी, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। वीडियो तो पोस्ट हुआ था लेकिन फर्स्ट 2 डेज में तक रहा वो, और जिन लोगों ने देख लिया उन्होंने देख लिया, जो रह गए वो रह गए। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। इसीलिए इस बार बाकी सबको छोड़ करके मिथुन वालों का वीडियो पहले डाल रही हूँ। लास्ट मंथ जो नहीं देख पाए उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। नमस्कार, स्वागत है आपका दीपा ज्योतिष में और स्वागत है मेरे चैनल 21st सेंचुरी मॉम में। आज बात करेंगे कैसा रहेगा जुलाई का महीना मिथुन राशि के जातकों के लिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और घंटी वाला बटन जरूर दबा दीजिएगा ताकि मेरे बाकी सारे वीडियोस आपको मिलते रहें। डाला तो मैंने जून का भी था, आपको नहीं मिल पाया, ये मेरा भी और आपका भी दोनों का दुर्भाग्य है। तो शुरू करते हैं पहले घर से। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस महीने में काल सर्प योग बन रहा है। काल सर्प योग का अर्थ ये है कि जब सारे ग्रह राहु और केतु के बीच में आ जाते हैं तो उसको काल सर्प योग कहते हैं। नाम बड़ा भयंकर सा है, वास्तव में डरने जैसी कोई बात नहीं है। काल सर्प, इसका अर्थ समझिए। राहु और केतु दो नॉड्स हैं, इनके पास कोई फिजिकल बॉडीज नहीं है स्काई में। बाकी के 7 ग्रहों को आप बॉल शेप में, पिंड रूप में आसमान में देख सकते हैं, राहु और केतु को नहीं देख सकते हैं। स्वर भानु राक्षस का जो सिर का हिस्सा है ऊपर वाला वो राहु है और नीचे का जो है वो केतु है। तो क्योंकि वो कट गया तो 2 नॉड्स हैं ये जो सेपरेट, एक दूसरे के आमने सामने, इसीलिए किसी भी कुंडली में राहु और केतु एकदम आमने सामने वाले घरों में होते हैं। अब जो बीच का हिस्सा है वो खाली है। जो ग्रह इसके बाहर है, राहु और केतु के बीच, वो स्वतंत्र है। लेकिन जब राहु और केतु के बीच सारे ग्रह आ जाते हैं तो इसको काल सर्प योग क्यों कहते हैं मैं समझाती हूँ। क्योंकि राहु एक स्वरभानु राक्षस था जिससे राहु और केतु बने, तो वो तामसिक प्रवृत्तियों को रिप्रेजेंट करता है, राहु भी और केतु भी। तो जब सारे के सारे बाकी ग्रह भी तामसिक प्रवृत्तियों के असर के अंदर आ जाएंगे तो थोड़ा सा एक नेगेटिव इम्पैक्ट तो डेफिनेटली होता है, उसको मैं नहीं नकार सकती हूँ। लेकिन कुछ बहुत भयंकर हो जाएगा, भयावह हो जाएगा, वैसा है नहीं। इसकी रेमेडी मैं आपको बतला देती हूँ। सबसे पहले घर में कपूर रखिए राहु के लिए, और चींटियों को आटा और चीनी मिलाकर खिलाइए केतु के लिए। काल सर्प योग का बहुत बड़ा एक सॉल्यूशन ये है, बहुत हद तक आप प्रॉब्लम्स को कम कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। अब डरने की जरूरत किस लिए नहीं है वो मैं आपको बतला देती हूँ। हमारा पूरा ब्रह्मांड, हमारी पृथ्वी, हमारा अपना जीवन, इवन हमारा शरीर, हमारा मन, सब कुछ सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से बना है। तमोगुण को हम बुरा मानते हैं क्योंकि वो राक्षसी प्रवृत्तियां, तामसिक चीजों को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन उसके बिना हम इनकम्प्लीट हैं। सोचिए, रात्रि तमोगुण से भरी हुई है। अगर 1 हफ्ते तक रात्रि ना हो, सोचिए हम सब पागल हो जाएंगे, सो नहीं पाएंगे, क्या हालत होगी। तो तमोगुण भी उतना ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है सृष्टि का, हमारे ब्रह्मांड का, हमारे जीवन का, हमारी पर्सनल लाइफ का, हमारे मन का, जितना रजोगुण और सतोगुण है। इसलिए इतना डरने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, थोड़ा सा असर हमारे मन पर भी होगा, हमारी बुद्धि पर भी होगा, हमारे विचारों पर होगा और हमारे जीवन में भी होगा। हम थोड़े तामसिक हो जाएंगे, हम नेगेटिविटी की तरफ थोड़ा ज्यादा जाएंगे। उसका बहुत अच्छा सोल्यूशन मैंने आपको बता दिया है। और भी कुछ इससे भी अच्छा करना चाहते हैं तो सरस्वती पूजा कीजिए, बहुत अच्छी चीज है ये, क्योंकि सब कुछ बुद्धि से ही नियंत्रित है।
मन और बुद्धि ही करते हैं जो कुछ करते हैं। कि अगर आप सरस्वती पूजा करते हैं तो मन में राहु और केतु जो अननेसेसरी फियर्स पैदा करते हैं, झूठा भय, उससे आप बच जाएंगे। बात करें प्रथम भाव से, तो पहला घर जहां मिथुन राशि है उसका स्वामी बुध बहुत अच्छी स्थिति में है, लेकिन इस समय वो वक्री है। शुरू में 1 तारीख से 7 तारीख तक आपके दूसरे घर में है और उल्टी चाल चलता हुआ, वक्री चाल चलता हुआ पहले घर पे आएगा। जनरली ग्रह आगे की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन जब वक्री होते हैं तो पीछे की तरफ आ जाते हैं। बुध को एक्चुअल वे में कर्क से सिंह राशि में आगे जाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि वक्री है तो कर्क से वापस से मिथुन में, यानी कि आपके दूसरे घर से पहले घर में आ जाएगा। 1 से 7 तक दूसरे घर में रहेगा, बाद में पहले घर में रहेगा, वक्री रहेगा और अस्त रहेगा। 7 जुलाई से आपके पहले घर में रहेगा। 21 तारीख से ये मार्गी हो जाएगा। यहाँ सूर्य पहले से ही विराजमान है और 16 जुलाई तक सूर्य रहेंगे अपनी सम राशि मिथुन में। अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन का क्या असर होगा आप पर, वो मैं आपको बताती हूँ। बुध के दूसरे घर में जो स्थिति है उसका जिक्र मैं बाद में करूंगी। सूर्य और बुध मिलकर के बुधादित्य राजयोग बनाते हैं, ठीक है। सूर्य प्रथम भाव में जब होगा, सूर्य तेज है, प्रताप है, यश है, पद है, मान प्रतिष्ठा है, अहंकार है। सूर्य वो है जो बाकी के 8 ग्रहों को रोशनी प्रदान करता है, तो सबसे तेजस्वी है, राजा है। तो क्या होगा कि आपका स्वभाव डोमिनेंस वाला होगा। आप बहुत सारे बड़े निर्णय लेंगे, एक राजा की तरह सोचेंगे, यश, पद, मान और प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी। बुध क्योंकि वक्री होकर और अस्त होकर के सूर्य के साथ होगा, तो अस्त ग्रहों के बारे में एक भ्रम है कि वो पूरी तरह खत्म, पूरी तरह उनकी एनर्जी फिनिश्ड। नहीं जी, ऐसा नहीं है। पाराशर ऋषि ऐसा कहते हैं। देखिए, पहले अस्त ग्रह समझिए क्या है। जब कोई ग्रह सूर्य के बहुत नजदीक चला जाता है तो सूर्य की रोशनी, सूर्य की आभा उस ग्रह की रोशनी को, आभा को, प्रकाश को, उसके एग्जिस्टेंस को अपने में समा लेती है। पाराशर ऋषि कहते हैं जब कोई ग्रह अस्त होता है, अस्त का मतलब है कोई भी ग्रह जब सूर्य के करीब आएगा तभी अस्त होगा, उसके बिना नहीं हो सकता है। तो सूर्य उसको अपने हृदय में धारण कर लेते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रही हूं, ऐसा पाराशर ऋषि ने कहा है। हृदयस्थ हो जाता है वो सूर्य के। इसका मतलब लेमैन लैंग्वेज में समझाऊं, उसके अधिकार, उसके राइट्स, उसका डिपार्टमेंट सूर्य के पास चला गया। ऐसा समझ लीजिए कि राजा ने वित्त मंत्री से वित्त विभाग अपने हाथ में ले लिया। बुध मैनेजमेंट है, बुध वाणी है, बुध कम्युनिकेशन है, बुध आपका सॉफ्टवेयर है, बुध बैंकिंग है। तो ये सब डिपार्टमेंट सब सूर्य के पास आ गए। तो सूर्य क्या करेगा, क्योंकि आपके लग्न का स्वामी बुध सूर्य के हृदय में विराजमान हो गया है, तो सूर्य उसकी पावर्स अपने हाथ में लेकर के, क्योंकि आपके लग्न का स्वामी है सूर्य, सॉरी बुध, तो जो भी आपका रहन सहन, चाल चलन, आपका व्यवहार, आचार, आपकी बुद्धि, आपका जो भी कुछ वर्क है, आप जो सोचते हैं, जो करते हैं, वो किसी बड़े के डोमिनेंस के अंदर जाएगा। आप अपने जीवन के हर निर्णय किसी बड़े को पूछ करके लेंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसीलिए बुध का सूर्य से अस्त होना कोई बुरी चीज नहीं है, क्योंकि राजकुमार के अधिकार, बुध एक राजकुमार ग्रह है, राजकुमार के अधिकार राजा के हाथ में आ गए। राजा उससे ज्यादा समझदार है, उससे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, उससे ज्यादा नॉलेजेबल है, उससे ज्यादा पावरफुल है। वो जानता है क्या करना है, क्या नहीं करना है। बुध बालक है, बुध एक राजकुमार ग्रह है। तो आपके जीवन के बहुत बड़े निर्णय इस समय किसी, कोई भी बड़ा, माता पिता, गुरु, कोई भी ऐसा इंसान जिसे आप पिता समान मानते हैं, उसके अनुसार होंगे, सही डायरेक्शन में होंगे। गवर्नमेंट का सपोर्ट होगा, पिता का सपोर्ट होगा, बॉस का सपोर्ट होगा, क्योंकि सूर्य राजा है, सूर्य पिता है, सूर्य सरकार है, सूर्य बॉस है। अब प्रथम भाव पर किसी की दृष्टि नहीं है, ये एक बहुत अच्छी बात है। तो सूर्य और बुध दोनों फुल्ली इंडिपेंडेंट, किसी के प्रभाव में नहीं होंगे, राजा और राजकुमार। तो स्वतंत्र निर्णय आप ले पाएंगे, किसी की सलाह से ही होगा हालांकि, लेकिन कुछ स्वतंत्र निर्णय अपने जीवन के। क्योंकि देखिए,
जो लग्न है वो कुंडली का सार है, जान है कुंडली की लग्न। लग्न ही सब कुछ है एक्चुअली। पूरी कुंडली को हम विशेष रूप से लग्न से ही देखते हैं। तो जीवन के कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस आप कर पाएंगे इस समय और बड़े अच्छे निर्णय होंगे ये जो भी होंगे। बात करें दूसरे घर की तो सूर्य 16 जुलाई से दूसरे घर में आ जाएगा। 1 से 7 तारीख तक वहां बुध है और 4 तारीख तक यहाँ शुक्र है। बृहस्पति पहले से ही यहाँ मार्गी, उदित और उच्च है पुष्य नक्षत्र में। सबसे पहले बृहस्पति का डिस्कशन करती हूँ, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज दूसरे घर में। दूसरा घर कुटुंब, दूसरा घर वाणी, दूसरा घर खान पान, दूसरा घर धन का संचय। पुष्य नक्षत्र एक बहुत शुभ नक्षत्र है, इसीलिए हम शुभ काम पुष्य नक्षत्र में करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि पुष्य नक्षत्र में जो काम किया जाए वो अजर अमर हो जाता है। पुष्य नक्षत्र के स्वामी शनि हैं और पुष्य नक्षत्र किसी लगाए हुए पौधे से उत्पन्न फूल की प्राप्ति को दिखाते हैं। और फूल के बाद जो फल है, फूल के बाद फल आता है ना पेड़ पर, फल की प्राप्ति, जो पौधा आपने बहुत सालों पहले लगाया था, यानी जो कर्म बहुत साल पहले किया था, यानी जो एफर्ट्स आप बहुत साल से कर रहे थे, वो पल्लवित होगा, उस पर फूल आएंगे, खुशियां होंगी और उसके बाद उस पर फल आएगा। उसका रिजल्ट, अपने कर्म का फल इस समय आपको मिलेगा और बहुत शुभ फल मिलेगा। कुटुंब में किसी का जन्म, किसी नए का आगमन, किसी का विवाह, कोई मांगलिक कार्य, धन का बहुत अच्छा संचय, धन के अर्जन के लिए, धन को कमाने के लिए बहुत समय से जो आप एफर्ट कर रहे थे वो अब फलीभूत होगी, अब उसका रिजल्ट मिलेगा, अब वो धन आपके पास पहुंचेगा जिसके लिए मेहनत आप बहुत समय से कर रहे थे। कोई प्रमोशन या कोई रुका हुआ धन इस समय आएगा और बैंक में जाएगा, क्योंकि सेकेंड हाउस हमारा बैंक बैलेंस है। शुक्र 4 तारीख तक है, 1 से 7 तक बुध है। बुध और शुक्र मिलकर के यहाँ माह के शुरू में लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे। 7 तारीख तक बहुत सुंदर समय है। प्रेम प्रसंग विवाह में परिणित हो सकते हैं। जीवन का, जो कि मैंने कहा पहला घर जो कह रहा था, मैंने एस्ट्रोलॉजी अपने पिताजी से सीखी। वो कहते थे कि एक घर अगर कुछ दिखा रहे ना, ध्यान से देखो, बाकी घर 100% वही इशारा कर रहे हैं, सिर्फ तुम्हें देखने की जरूरत है। दूसरा घर भी वही दिखा रहा है। जीवन का कोई बड़ा निर्णय, कोई बहुत शुभ निर्णय, विवाह से संबंधित, जॉब से संबंधित, कुटुंब से संबंधित, किसी बालक के जन्म से संबंधित, किसी मांगलिक कार्य से संबंधित, ये बहुत 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 अच्छा समय है। सूर्य जब यहाँ 16 जुलाई से आ जाएंगे तब बुध तो चले जाएंगे प्रथम घर में, शुक्र चले जाएंगे अगले घर में और बुध, बृहस्पति और सूर्य यहाँ रह जाएंगे, राजा और राजगुरु। ओ माय गॉड, व्हाट अ वंडरफुल कॉम्बिनेशन। राजा और राजगुरु जब बैठते हैं कहीं तो क्या करेंगे? मंत्रणा, कंसल्टेशन, विचार विमर्श, गहन विचार विमर्श। कब बुलाया जाता है राजगुरु को, राजपुरोहित को कब बुलाता है राजा? यहां तो राजा खुद चलकर राजपुरोहित के घर जा रहा है। बृहस्पति बैठा हुआ है दूसरे घर पे, राजपुरोहित, राजा खुद चल के वहां जा रहा है। कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग, फिर से बात वहीं आ गई। मंत्रणा, जीवन के किसी विशेष फील्ड में, किसी विशेष संदर्भ में, किसी विशेष क्षेत्र में बड़ा सोच समझकर, बड़े गहन विचार के साथ, उसके अच्छे बुरे सारे पहलुओं को सोच करके, कुटुंब को कंसल्ट करके या कुटुंब आपको कंसल्ट करे, कोई बहुत बड़ा निर्णय आप लेने वाले हैं। बात करें तीसरे घर की तो केतु है यहाँ मघा में, मघा नक्षत्र में केतु है। मेरे पिताजी कहते थे जो ग्रह जिस नक्षत्र में बैठता है उसके अनुरूप परिणाम देता है। मघा पितृ कृपा को दिखाता है, केतु जबकि सेपरेशन को दिखाता है, लेकिन मघा पितृ कृपा को दिखाता है। तीसरा घर हमारा पराक्रम, हमारी मेहनत, छोटी यात्राएं। उसके साथ 4 जुलाई से यहाँ पर शुक्र आ जाएगा। केतु और शुक्र दोनों मित्र हैं। केतु एक क्रिस्टल है, इसको समझिए कि केतु क्या है। देखिए, केतु आपके घर का कोई क्रिस्टल बॉल, उसमें लाल रंग डालिए तो लाल दिखेगा, हरा डालिए हरा दिखेगा, पीला डालिए पीला दिखेगा।
सफेद डालिए, सफेद दिखेगा, तो शुक्र सफेद है। इस समय केतु यानी क्रिस्टल बॉल में व्हाइट कलर दिखेगा आपको। इसका मतलब ये है कि केतु एम्प्लीफाई करता है उस ग्रह को जिसके साथ बैठा होता है, उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके रिफ्लेक्ट करता है। मैंने एस्ट्रोलॉजी मेरे पिताजी से सीखी। वो कहते थे कि तुम अगर एस्ट्रोलॉजी को सरल भाषा में घर घर तक पहुंचा पाई तो ही तुम्हें अपना शिष्य मानूंगा। आज वो स्वर्ग में है, मैं तो पृथ्वी पर हूँ, कोशिश कर रही हूँ। उन्होंने मुझे श्लोक सब सिखाए, कंठस्थ कराए। 10 साल की उम्र तक पाराशर कंठस्थ कराया। लेकिन मेरा पर्पज आपको श्लोक सुनाना नहीं है, मेरा पर्पज है सरल से सरल भाषा में ग्रहों की विवेचना, ग्रहों का एक्सप्लेनेशन, या जो भी प्लेनेटरी पोजीशन है उनका एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे सकूं, और वो देने की मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। तो केतु और शुक्र की जो युति है, जो उसका कॉम्बिनेशन है, उसको समझिए तीसरे घर में। तीसरा घर पराक्रम, मेहनत, कम्युनिकेशन। शुक्र वैभव, शुक्र संपदा, शुक्र सुख, शुक्र हमारा वैवाहिक जीवन, शुक्र क्रिएटिविटी, और तीसरा घर हॉबी है। कोई जबरदस्त क्रिएटिविटी इस समय आप कर पाएंगे, अपनी हॉबी को किसी अर्निंग में कन्वर्ट कर पाएंगे, अपनी हॉबीज से, अपनी क्रिएटिविटी से, अपनी कम्युनिकेशन स्किल से भाग्योदय कर पाएंगे अपना। क्यों? क्योंकि केतु और शुक्र दोनों की पूर्ण दृष्टि भाग्य भाव पर है। दोनों की पूर्ण दृष्टि भाग्य भाव पर है। तो क्या होगा कि अपनी ही क्रिएटिविटी से, अपने ही दम पर, अपनी ही मेहनत से, अपनी हॉबी से, अपने सौंदर्य पूर्ण व्यवहार से शुक्र स्वीटनेस, सॉफ्टनेस, माधुर्य। तीसरा घर कम्युनिकेशन, आपके कम्युनिकेशन में बहुत मधुरता आ जाएगी, और उस कम्युनिकेशन से, उस मधुरता से, उस स्वीटनेस से, उस सॉफ्टनेस से आप अपना भाग्योदय कर पाएंगे। इस समय आपकी कैपेबिलिटीज, आपकी क्रिएटिविटी अपनी चरम पर होगी। जो लोग मॉडलिंग में हैं, फिल्म क्षेत्र में हैं, आर्किटेक्चर में हैं, किसी भी सौंदर्य प्रसाधनों से या सौंदर्य से या ललित कलाओं से जुड़े हुए हैं, उनके लिए बहुत 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 सुंदर समय है। उनको इस समय ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी जो वंस इन अ लाइफ टाइम मिलती है। कमेंट जरूर कीजिएगा मिथुन वालों, क्योंकि ये एक बहुत स्पेसिफिक चीज मैं बता रही हूँ। ये एक ऐसा सूत्र है जो मुझे मेरे पिता ने अपनी रिसर्च से दिया था। हालांकि दोनों शत्रु घर में बैठे हुए हैं, केतु भी शत्रु के घर में है और शुक्र भी शत्रु के घर में, तो थोड़ा स्ट्रगल तो होगा, इजीली तो नहीं मिलेंगी वो चीजें जिनका मैंने अभी जिक्र किया, लेकिन मिलेंगी जरूर। बात करें चौथे घर की, तो यहाँ कन्या राशि है जिसका स्वामी बुध। अच्छा, मैं आपको एक बात बताना भूल गई। बृहस्पति 26 जून से 1 जुलाई तक 5 डिग्री पर है पुष्य नक्षत्र में। 5 डिग्री पर पुष्य नक्षत्र में एक्सट्रीमली एग्जॉल्टेड, अति उच्च स्थिति में। ऐसा समझ लीजिए कि आप अपनी कंट्री के पीएम या प्रेसिडेंट के साथ बैठे हुए हैं, तो क्या स्टेटस होगा आपका। इससे ज्यादा सरल भाषा में मैं नहीं समझा सकती हूँ। बात करें चौथे घर की, तो यहाँ कन्या राशि है जिसका स्वामी बुध, पहले दूसरे भाव में, बाद में प्रथम भाव में। चौथा घर सुख, माता, भूमि, भवन, वाहन, पब्लिक और पब्लिक डीलिंग। बुध वाणी का कारक है, वाणी को रिप्रेजेंट करता है। जो हम बोलते हैं वो बुध है। इस समय आपकी वाणी पब्लिक डीलिंग में गजब करेगी। वक्री है बुध, सूर्य से अस्त है। एक एक शब्द राजा से पूछकर बोलेगा, लिखकर डिक्टेशन कि बताइए क्या लिखना है, कितना बोलना है। बहुत बड़े बड़े संसार में इस समय डिप्लोमेटिक संधियां होंगी, बड़े नपे तुले शब्दों में होंगे। आप भी बहुत डिप्लोमेटिक हो जाएंगे अपनी वाणी में, नपे तुले शब्द बोलेंगे, और आपके वो नपे तुले शब्द ही आपके सुख का कारण बनेंगे। शनि की 7वीं दृष्टि है यहाँ तब जब शनि रेवती में है। चौथा घर मातृभूमि है, माँ का घर है, माता है, पब्लिक डीलिंग है, पब्लिक है, आपका होम है, घर है आपका। शनि रेवती में है, घर में कोई सेलिब्रेशन, पहला घर भी वही दिखा रहा है, दूसरा घर भी वही दिखा रहा है,
चौथा घर भी वही दिखा रहा है, कोई सेलिब्रेशन की बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी, क्योंकि शनि जब रेवती में होते हैं तो सेलिब्रेशन को दिखाते हैं, सेलिब्रेशन एंड द कंप्लीशन ऑफ समथिंग। बात करें पांचवें घर की, यहाँ तुला राशि है जिसका स्वामी शुक्र दूसरे घर में है जब तब भी अच्छी स्थिति में है, और जब तीसरे घर में है तब भी अच्छी स्थिति में, हालांकि शत्रु के घर में है तीसरे घर में, मगर जिसके साथ बैठा है वो उसकी पावर को 100 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहा है, इसलिए शुक्र इस समय बहुत बली होगा। मैंने बताया ना कि क्रिस्टल है केतु, जिस भी प्लेनेट के साथ बैठा होगा उसकी पावर को 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करेगा। इस समय शुक्र के साथ बैठा है तो शुक्र की पावर को 100% 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करेगा। पांचवें घर का स्वामी है, पांचवा घर प्रेम प्रसंग, विद्या, बुद्धि, संतान, हमारा पूर्व जन्म और जीवन का पूर्ण उत्थान। देखिए कितना सही कहते थे पिताजी कि एक घर जो दिखा रहा है बाकी घर भी वही दिखा रहा है। इस समय पांचवें घर का स्वामी बहुत पावरफुल है, पूर्व जन्म के पुण्यों से जीवन का कोई बहुत बड़ा निर्णय, पूर्व जन्म के पुण्य मदद करेंगे। केतु मोक्ष का कारक है, केतु पूर्व जन्म का कारक है। पांचवा घर पूर्व जन्म को दिखाता है, पूर्व जन्म का के घर का स्वामी पूर्व जन्म के कारक के साथ बैठा हुआ है, केतु के साथ। पूर्व जन्म के पुण्यों से कोई बहुत शुभ फल इस समय आपको मिलेगा। प्रेम प्रसंग विवाह में तब्दील होंगे। जो लोग एजुकेशन के फील्ड में कुछ करना चाहते हैं बिल्कुल बिंदास गो हेड, जबरदस्त अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, ऐसी जो आपने सपने में भी नहीं सोची होंगी, ऐसी अपॉर्चुनिटीज इस समय आपको मिलेंगी। संतान से शुभ समाचार मिलेगा और जीवन के पूर्ण उत्थान के लिए कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग, जो पहला घर बता रहा है, दूसरा घर बता रहा है, चौथा घर बता रहा है और पांचवा घर भी वही कह रहा है। बात करें छठे घर की तो यहाँ वृश्चिक राशि जिसका स्वामी मंगल 12वें घर में बैठकर पूर्ण दृष्टि से छठे घर को देख रहा है। देखिए जी, पिताजी कहते थे कि कोई घर जब किसी दूसरे घर में बैठकर पूर्ण दृष्टि से अपने घर को या अपनी राशि को देखे, तो वृश्चिक राशि का स्वामी भी मंगल है, बैठा हुआ है 12वें घर में, अपनी राशि को देख रहा है। तो वो कहते थे इसका परिणाम सुनो। इसका परिणाम ये है कि कोई बच्चा विदेश पैसे कमाने गया, $100 कमाए, 10 अपने खर्चे के लिए रखे, $90 अपने घर भेज दिए, $90। जहां दृष्टि है वहां। छठा घर रोग, ऋण और शत्रु। ये एक ऐसा समय है जब रोग, ऋण और शत्रु का जबरदस्त नाश होगा। बृहस्पति की यहाँ 5वीं दृष्टि और मंगल की 7वीं दृष्टि है। बृहस्पति जब पुष्य नक्षत्र में है, उच्च के है, ये छठा घर नौकरी का है। बहुत सारे लोग हैं जिनको विदेश में नौकरी मिलेंगी, मल्टीनेशनल कंपनीज में नौकरी मिलेंगी, ये जैसी जॉब आप चाहते थे वैसी जॉब आपको मिलेगी इस समय। उसके अलावा दिनचर्या में एक बहुत पॉजिटिव चेंज आएगा। बात करें 7वें घर की तो 7वें घर का स्वामी बृहस्पति इस समय बहुत 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 अच्छी स्थिति में है, मार्गी है, उदित है, उच्च का है, अतिचारी है, पुष्य नक्षत्र में। क्या कहूं, 7th हाउस आपकी बिजनेस पार्टनरशिप और लाइफ पार्टनर स्पाउस को दिखाता है। यहाँ सूर्य की दृष्टि है, बुध की दृष्टि है, शनि की दृष्टि है और मंगल की दृष्टि है। मेरे पिताजी कहते थे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में किसी घर में किसी ग्रह का बैठना जितना इंपॉर्टेंट है उससे 100 गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट दृष्टियां हैं। तो सबसे पहली बात तो मैं इस घर के स्वामी की बात करती हूँ, बृहस्पति, जो बहुत ही जबरदस्त पोजीशन में इस समय है। वैवाहिक जीवन के लिए ये बहुत 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 शुभ समय है। जो लोग विवाह के लायक हैं, जिनकी विवाह की उम्र है, उनके लिए बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि कोई जीवन साथी उनको मिल जाए, बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है। और कुछ लोगों के रिश्ते पक्के होंगे, कुछ का विवाह होगा या कुछ प्रेम संबंध विवाह में परिणित होंगे। सूर्य की दृष्टि और बुध की दृष्टि, बुधादित्य दृष्टि यहाँ पर है, शुक्र की दृष्टि यहाँ पर है और मंगल की दृष्टि है। वैवाहिक जीवन को जैसे कि मैंने कहा प्रेम से हम जोड़ करके देख सकते हैं। इस समय पिता का आशीर्वाद मिलेगा, बॉस का आशीर्वाद मिलेगा। मंगल 12वें घर में बैठ करके 8वीं दृष्टि से इस घर को देख रहा है, 7वें घर को देख रहा है। तो क्या होगा कि योर एनर्जी विल बी ऑल टाइम हाई, वन थिंग। सेकेंड थिंग, ये 7वें घर से संबंधित चीजों में तेजी लाएगा। जो चीज लचर पचर धीमे धीमे चल रही थी उनको स्पीड देगा, चाहे वो आपका वैवाहिक जीवन हो, चाहे वो आपका बिजनेस हो, चाहे वो आपके बिजनेस पार्टनरशिप हो। बात करें 8वें घर की तो यहाँ मकर राशि है जिसका स्वामी शनि 10th भाव में। ओहो हो, पाताल का स्वामी आसमान भाव में। 8वां घर पाताल, 10वां घर आसमान।
बहुत लेमन लैंग्वेज में समझा रही हूँ, बहुत लेमन, इससे सरल भाषा में मैं नहीं समझा सकती। 8वें घर का स्वामी जब पाताल का स्वामी आसमान भाव में बैठा हो, पाताल से आसमान तक की जर्नी को दिखाता है। बहुत सिंपल चीज, मैं टेक्निकल टर्म्स की बात नहीं कर रही हूँ। 8वां घर ट्रांसफॉर्मेशन है, 8वां घर ऑकल्ट है, 8वां घर छिपा हुआ धन है, छिपा हुआ ज्ञान है, 8वां घर ससुराल है। तो 8वें घर का स्वामी जब दशम भाव में होगा तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ विल लीड यू टू ग्रेट हाइट्स। आपके जीवन में जो परिवर्तन होगा वो आपको जबरदस्त ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। यहाँ पर सूर्य की दृष्टि, बुध की दृष्टि, शुक्र की दृष्टि और बृहस्पति की दृष्टि है। इस ट्रांसफॉर्मेशन में बॉस का सपोर्ट मिलेगा, आपके लाइफ पार्टनर का सपोर्ट मिलेगा, गुरु का सपोर्ट मिलेगा। कुल मिलाकर के अगर मैं कहूँ तो दैवीय शक्तियां इस ट्रांसफॉर्मेशन में मिराक्युलस वे में आपको मदद करेंगे। आपको लगेगा अरे ये तो क्या ही हो गया, गजब हो गया, कौन है जो मदद कर रहा है? कोई तो कर रहा है, और वो जो कोई है ना, वो ब्रह्मांड है, वो ईश्वर है। पितृ है 8वां घर, पितरों को दिखाता है, तो पितृ कृपा इस समय होगी। वैसे भी केतु मघा में है जो कि पितृ कृपा को दिखाता है। बात करें आपके 9वें भाव की, तो यहाँ राहु है, शतभिषा में है 2 अगस्त तक। केतु की दृष्टि और शुक्र की संजीवनी दृष्टि इस घर पर है। 9वां घर हमारा भाग्य है, गुरु है, लंबी यात्राएं हैं, हमारा धर्म है। इस समय आप धार्मिक हो जाएंगे। राहु जैसा छलिया शतभिषा में बैठा है, जो कि एक अच्छा नक्षत्र है, हीलिंग का नक्षत्र है। घावों पर मर रहा हूं। जो कष्ट आपको मिले थे, शारीरिक, मानसिक, वर्क प्लेस पर, सामाजिक, जो भी थे, उनकी हीलिंग होगी। और शुक्र की संजीवनी दृष्टि जब यहाँ होगी, हालांकि केतु की दृष्टि, केतु तो राहु का शत्रु है, शुक्र की संजीवनी दृष्टि जब यहाँ होगी तो फिर वही दिखा रहा है, विवाह, प्रेम, धन, संपदा, वैभव, सौंदर्य, उन चीजों की प्राप्ति। केतु की दृष्टि भी क्योंकि है तो थोड़ी हर्डल्स तो आएंगे, बहुत स्मूथली कुछ नहीं मिलेगा, ये भी निश्चित है। बात करें दशम भाव की, तो शनि यहाँ 9 अक्टूबर तक रेवती में है और 26 जुलाई से वक्री है। शनि अंतिम ग्रह, मीन अंतिम राशि और रेवती अंतिम नक्षत्र। अंतिम ग्रह, अंतिम राशि और अंतिम नक्षत्र में इट शोज कंप्लीशन ऑफ समथिंग। रेवती सेलिब्रेशन को दिखाता है। शनि और रेवती दोनों की प्रवृत्तियां, दोनों का नेचर एकदम अलग है। शनि एक बूढ़ा ग्रह, ठंडा ग्रह, बहुत खड़ूस, साइलेंट, बड़ा ही क्रूर, कठोर, बहुत डिसिप्लिन। रेवती सेलिब्रेशन, दोनों की नेचर एकदम अलग। तो क्या होगा, जैसा कि मैंने शुरू में कहा, पिताजी कहते थे जो ग्रह जिस नक्षत्र में बैठा है उसके अनुसार व्यवहार करेगा। शनि इस समय रेवती के अनुसार व्यवहार करेगा। ये जो डिसिप्लिन है ना प्लैनेट, ये समय सेलिब्रेशन मोड में आ जाएगा। वर्क प्लेस पर, कर्म स्थान में बैठा है आपके, ये सरकार का घर है, सरकार के जीवन, सरकार से कुछ लाभ, पिता से लाभ, बॉस से लाभ, या कर्म स्थान पर कंप्लीशन ऑफ समथिंग, किसी कार्य की पूर्ति जो सेलिब्रेशन करने पर आपको मजबूर कर देगी। बृहस्पति की 9वीं दृष्टि, ओ माय गॉड, तब जब बृहस्पति पुष्य में, पूरा सपोर्ट देंगे गुरु उस सेलिब्रेशन के होने में। बात करें 11वें भाव की, तो यहाँ मेष राशि है जिसका स्वामी मंगल 12वें घर में। इच्छा पूर्ति विदेश से, दूसरी भाषा, दूसरे धर्म के लोगों से, लाभ विदेश से। 11वां घर लाभ और इच्छा पूर्ति है, 12वां घर एग्जिट है, खर्चा है। तो जो लाभ होगा उसका खर्चा भी होगा, ये भी बात है। जो आप कमाएंगे उसको खर्च भी करेंगे अच्छे से। सैर सपाटे पर खर्च होगा, घूमने फिरने पर खर्च होगा, दोस्तों पर खर्च होगा, लेकिन ये एक अच्छा खर्च होगा जो कि आपको बहुत हद तक सुख और सुकून देगा। ये है मेरी प्रेडिक्शंस इस महीने के बारे में। कुछ रेमेडीज मैं आपको बताती हूँ। शनि के लिए हनुमान चालीसा और सुंदरकांड कीजिए, पूरा फायदा मिलेगा। राहु के लिए दुर्गा पूजा कीजिए किसी भी रूप में। केतु के लिए चींटियों को आटा खिलाइए। शुरू में ही मैंने ये रेमेडीज बताई हैं आपको, अगर आप इनको करेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी, मैं बहुत रिसर्च के बाद वीडियोस बनाती हूँ, तो
अगर हो सके तो कमेंट ज़रूर कीजिए। मैं ऐसा कभी नहीं कहती मैं पूर्ण ज्ञाता हूँ, वो कोई भी नहीं हो सकता है। हालाँकि मैं बचपन से सीख रही हूँ, लेकिन और आज भी बहुत पढ़ती हूँ, विश्वास कीजिए। पर ये ज्योतिष एक विशाल समुद्र है। इसको पूरी तरह जानने के लिए एक जन्म तो क्या, कई जन्म भी कम है। तो पूर्ण ज्ञाता तो मैं नहीं हूँ। हम सभी एस्ट्रोलॉजर सिर्फ छोटे-मोटे मैथमेटिशियंस हैं। जो भी सूत्र हमारे ऋषि दे करके गए हैं, उनको लगा करके आपकी कुंडली पर हम देखते हैं। एक चीज़ और, ये बहुत जेनेरिक प्रेडिक्शंस हैं। इनका इम्पैक्ट आप पर कितना होगा, ये आपकी पर्सनल हॉरोस्कोप बहुत हद तक डिसाइड करती है। तो अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए तो जो नंबर मैंने दिया है उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। यू विल गेट द आंसर बैक एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट। कोशिश करूंगी कि आपके सभी सवालों का जवाब दूं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप पुराने दर्शक हैं और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, हमारा मनोबल बढ़ता है इससे। मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए। मिलते हैं कैसे वीडियो के लिए बहुत जल्दी। तब तक स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।